A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम लेके आते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास इवेंट्स और घटनाएं जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इनको याद रखना और जानना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। Apart from that, we will also talk about some important questions that will be based on all the facts that we discuss here today. आप अवश्य ही इन सभी सवालों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए और हमारे साथ इन सभी उत्तरों को कमेंट सेक्शन में शेयर भी कीजिए, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस से भी एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए इसके साथ दोस्तों अब शुरुआत करते हैं 16 फरवरी 16 फरवरी अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी आवश्यक हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट यहां संबंधित है 1937 के साथ, व्हेन इंडियन पेंटर, पोएट एंड आर्ट क्रिटिक गुलाम मोहम्मद शेख वाज बोर्न। अर्थात भारतीय चित्रकार, कवि और कला समीक्षक गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म हुआ था। He is a very well known painter, poet and art critic from the state of Gujarat in India. और उन्होंने वर्ष 1966 में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से अपना ARCA प्राप्त किया था। इसके पश्चात से वो न कि सिर्फ भारतीय विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट्स में बल्कि देश विदेश में विभिन्न इंस्टीट्यूट्स और विश्वविद्यालयों में आर्ट का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उन्होंने वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स नेम्ड आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में भी विजिटिंग आर्टिस्ट के रूप में अपना योगदान दिया है इन 1987 एंड 2002। He has been a major figure in the world of Indian art for more than 4 decades. He has participated in major exhibitions all over the world and his works are displayed in private and public collections including the National Gallery of Modern Arts in New Delhi, Victoria and Albert Museum in London and the Peabody Essex Museum in United States of America. Ghulam has been active not merely as an artist but also as a teacher and writer. उनको उनके सभी योगदानों के लिए कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कई सम्मान प्रदान किए गए हैं, जैसे कि इन 1962 उनको मिला था नेशनल अवार्ड फ्रॉम द ललित कला एकेडमी, जिसके बारे में आप जानते ही हैं, जो भारत का हाईएस्ट बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इंडियन आर्ट और जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो इसके द्वारा इनको नेशनल अवार्ड दिया गया। इन 1983 इनको दिया गया पद्मश्री और वर्ष 2014 में इनको मिला पद्म भूषण। क्योंकि यहां हम चर्चा कर रहे हैं कला के क्षेत्र की, तो जल्दी से ये जानना भी आवश्यक हो जाता है कि भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित कौन कौन से फेमस फोक आर्ट फॉर्म्स हैं। और ये है कुछ इस प्रकार कि अगर हम बात करते हैं तंजौर आर्ट की, विच इज वेरी वेरी फेमस, तो इसका संबंध है फ्रॉम द सिटी ऑफ तंजावुर इन तमिलनाडु से। इसी तरह से अगर हम बात करें कलमकारी आर्ट की, तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। वर्ली संबंधित है महाराष्ट्र स्टेट से। मधुबनी का संबंध है बिहार राज्य से और इसी प्रकार राजपूत पेंटिंग संबंधित है राजस्थान स्टेट से। और अगर हम बात करते हैं गोंड ट्राइबल आर्ट की, सो दिस इज एसोसिएटेड विद द ट्राइबल बेल्ट्स इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो अब आइए इसके साथ देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट, और ये संबंधित है 1944 से, व्हेन फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के पास्ड अवे। अर्थात भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के का निधन हो गया था। Dhundiraj Govind Phalke, popularly remembered as Dada Saheb Phalke, was an Indian producer, director, screenwriter known as the father of Indian cinema. उनको उनके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआती नींव की स्थापना करने के लिए जाना जाता है। He was the first person to have created a proper film for Indian cinema। और कौन सी थी ये पहली इंडियन फीचर फिल्म इनके द्वारा बनाई गई, तो इसका नाम था राजा हरीशचंद्र, which is considered to be the first full length Indian feature film। इसका प्रीमियर किया गया था अप्रैल 1913 में इन मुंबई।
उनकी एक और शुरुआती पिक्चर जिसका नाम था मोहिनी भस्मासुर, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई और इसमें दो विमेन आर्टिस्ट्स ने काम किया जिनका नाम था दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले. These became the first women to act in Indian cinema. इसके पश्चात उनकी तीसरी फिल्म रिलीज हुई इन 1914 नोन एज सत्यावन सावित्री. लेकिन समय के साथ साथ साउंड फिल्म्स बिगैन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया और इनको इतनी प्रसिद्धता मिलने लगी कि साइलेंट पिक्चरों का जमाना पुराना होने लगा. और इसी प्रकार जब भारत की पहली साउंड फिल्म रिलीज हुई तो इट वॉज रिसीव्ड विद अ लॉट ऑफ फैनफेयर एंड पॉपुलैरिटी और ये रिलीज हुई थी 1931 में जिसका नाम था आलम आरा. इसी प्रकार दादा साहिब फाल्के ने भी प्रयास किया साउंड फिल्म्स के डोमेन में शुरुआत करने का और इनकी एक पिक्चर बनी जिसका नाम था गंगा वतरन. इसकी रिलीज डेट थी 1937 और ये इनकी आखिरी पिक्चर भी थी. दिस वाज अ साउंड फिल्म. इनके सम्मान में द दादा साहिब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा वॉज क्रिएटेड इन 1969 by the government of India और ये पुरस्कार is one of the most prestigious awards in Indian cinema और highest official recognition है film personalities के लिए in our country. A postage stamp was also issued in the memory and in the honor of Dada Saheb Phalke in 1971. तो आइए अब इसके साथ दोस्तों देखते हैं आज का अगला फैक्ट क्या है और ये है संबंधित 1956 के साथ व्हेन फेमस इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट मेघनाथ साहा पास्ड अवे. अर्थात प्रसिद्ध भारतीय खगोल वैज्ञानिक मेघनाथ साहा का निधन आज ही के दिन वर्ष 1956 में हो गया था. मेघनाथ साहा एक भारतीय एस्ट्रोफिजिस्ट थे जिन्होंने साहा आयनीकरण समीकरण विकसित किया था जो सितारों में रासायनिक और भौतिक स्थितियों का वर्णन करता था. His work allowed astronomers to accurately relate the spectral classes of stars to their actual temperatures. इसकी वजह से he attained a lot of popularity across the world. उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का कार्यभार निभाया फ्रॉम द इयर्स 1923 टू 1938 और ही आल्सो बिकेम अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन 1927. He was the president of the 21st session of the Indian Science Congress in 1934. Saha also invented an instrument to measure the weight and pressure of solar rays and helped to build several scientific institutions such as the Physics Department in Allahabad University and the Institute of Nuclear Physics in Calcutta. उन्होंने स्थापना करी थी एक जर्नल की जिसका नाम था साइंस एंड कल्चर जिसको उन्होंने अपनी मृत्यु के समय तक एडिट भी किया. वह कई वैज्ञानिक समाजों को संगठित करने में अग्रणी थे जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी इन 1930, इंडियन फिजिकल सोसाइटी इन 1934 और भारतीय विज्ञान संस्थान इन 1935. द साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स विच वाज फाउंडेड इन 1943 इन कैलकाटा जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी भी है उसका नाम इनके सम्मान में ही रखा गया है. Saha was the chief architect of many river planning initiatives in India and he prepared the original plan for the famous Damodar Valley project. दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट का नाम तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार इट इज सिचुएटेड इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल और जो दामोदर रिवर है अपने आप में इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द हुगली रिवर. तो आइए अब देखते हैं कौन सा फैक्ट आज अगला है हमारे पास और ये संबंधित है वर्ष 2005 के साथ व्हेन द क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू इफेक्ट. अर्थात क्योटो प्रोटोकॉल लागू आज ही के दिन 2005 वर्ष से हुआ था. द क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू इफेक्ट ऑन 16 February 2005 एंड this international treaty seeks to implement the objectives of the United Nations Framework Convention on Climate Change अर्थात UNFCCC. क्या इसका उद्देश्य है? So the aim is to combat the problem of global warming by decreasing greenhouse gas concentrations in the atmosphere. वह मेजर ग्रीन हाउस गैसेस जिनको कि इस कन्वेंशन में इंक्लूड किया गया है वो है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड,
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड, क्योंकि ये सभी भारी मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। वर्ष 2012 में आफ्टर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ द प्रोटोकॉल एंडेड, द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इन द क्योटो प्रोटोकॉल मेट इन दोहा, जो कि कतार में सिचुएटेड है, टू अडॉप्ट एन अमेंडमेंट टू द ओरिजिनल क्योटो अग्रीमेंट. This was known as the Doha Agreement, which added a new emission reduction target for the second commitment period, that is from 2012 to 2020 for these countries. इसके पश्चात वर्ष 2015 में at the Sustainable Development Summit held in Paris, all the UNFCCC participants signed yet another pact. इसका नाम था द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, जिसने इफेक्टिवली रिप्लेस किया द क्योटो प्रोटोकॉल. अगर अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के जो कि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित थे, तो वो कुछ इस प्रकार है कि द क्योटो प्रोटोकॉल एक्सटेंड्स द UNFCCC and makes members commit to specific reduction target. The text of the protocol was unanimously adopted on 11th December 1997 और शुरुआत इसकी हुई थी 2005 में, जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया. ये प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक टारगेट कट्स इन द एमिशन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ऑफ द मेंबर कंट्रीज एंड इट मेक्स इट बाइंडिंग. परंतु ये बाइंडिंग होते हैं ओनली ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज, as they have been known to have a larger share in the emission of pollutants as compared to the developing countries. This entire calculation is based on common but differentiated responsibility concept. ये targets होते हैं -8% से लेके +10% तक of the country's 1990 emission levels. ज्यादातर नेशंस ने इसको रेटिफाई किया, परंतु यूएस इज एन एक्सेप्शन हियर. द यूएस इज अ notable exception because it believes that having binding targets only for developed countries and not for polluting countries like India and China is potentially harmful for its own economy. अगर बात कनाडा की करें तो इसने विड्रॉ कर लिया था क्योटो प्रोटोकॉल से वर्ष 2012 में. जब क्योटो प्रोटोकॉल अग्रीमेंट की बात हो रही है तो यहाँ 3 मैकेनिज्म्स हैं that are the means to achieve the Kyoto targets. और क्या थे ये 3 मैकेनिज्म्स? ये मैकेनिज्म्स है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड जॉइंट इंप्लीमेंटेशन. तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने है यहाँ. और सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस फोक आर्ट फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अर्थात महाराष्ट्र राज्य से निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध लोक कला जुड़ी हुई है. ऑप्शंस आपके सामने हैं. ए मधुबनी, बी तंजौर, सी वारली या डी पट्टचित्र. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. अर्थात किसको भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है. ऑप्शंस आपके सामने है. ए दादा साहिब फाल्के, बी दुर्गाबाई कामत, सी बाबूराव पेंधारकर या डी वी शांताराम. The next question is, which was the first sound film made in India? अर्थात भारत में बनी पहली साउंड फिल्म का नाम क्या था. ऑप्शंस आपके सामने है. ए राजा हरिश्चंद्र, बी आलम आरा, सी गंगावतरण या डी मोहिनी भस्मासुर. The next question is, where is the Saha Institute of Nuclear Physics SINP located? अर्थात साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स SINP कहाँ स्थित है. ऑप्शंस आपके सामने है. ए पुणे, बी कोलकाता, सी चेन्नई या फिर डी नई दिल्ली. अगला सवाल है, इन विच ईयर डिड द क्योटो प्रोटोकॉल कम इनटू इफेक्ट. क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में लागू हुआ था. ए 2005 में, बी 2004 में, सी 2006 में या डी 2003 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द दोहा अग्रीमेंट मेड. कब किया गया था दोहा समझौता. ऑप्शंस आपके सामने 4 वर्षों के रूप में दिए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है 2013, दूसरा है 2012,
तीसरा है 2015 और चौथा है 2016। इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ जरूरी सवालों के साथ आज के सेशन को दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ मिला होगा और आपको सेशन पसंद भी आया होगा। फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। नाउ थैंक यू so much to all of you for being a part of today's session with us.